Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 21st of May 2021, Friday. Inspiration of the day is take your victories, whatever they may be, cherish them, use them, but don't settle for them. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Divestment drive. COVID may lead to some delay. अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट की डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा था लास्ट ईयर के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, डाइवेस्टमेंट के लिए। लेकिन कोविड-19 की फर्स्ट वेव की वजह से वो रिवेन्यू जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था थ्रू डिफरेंट डाइवेस्टमेंट ड्राइव, वो अचीव नहीं हो पाया था। तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में government will try to achieve the divestment targets, but disruption caused by second wave, fear of the unknown is looming over the government divestment drive. क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी जनरेट हुई है इकॉनमी में। इन्वेस्टर्स आर वेरी अनसर्टेन, कंज्यूमर्स आर वेरी अनसर्टेन, बिजनेस ओनर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट able to predict the future position or future condition of the economy. So because of this fear of unknown, जो गवर्नमेंट की डाइवेस्टमेंट की ड्राइव है वो या तो स्लो हो सकती है या हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी पोस्टपोन कर दी जाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी, बिकॉज ऑफ दिस अनप्रडिक्टेबिलिटी, गवर्नमेंट को वो वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, जो वो असेट्स जो भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जाएगी उस असेट्स की वो वैल्यू नहीं लगेगी मार्केट में। वाई? बिकॉज इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी मच पॉजिटिव टूवर्ड्स द आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी। हालांकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही, गवर्नमेंट इज़ वेरी होपफुल कि जो भी ट्रांजैक्शन लिस्ट किए गए हैं इस ईयर के बजट में, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट की ड्राइव लिस्ट करी गई है, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस से जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान किए गए हैं वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में 1-2 महीने के डिले में कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि देयर आर मेनी अननोन फैक्टर्स नाउ बिकॉज ऑफ कोविड-19। और अभी तो कोविड-19 की थर्ड वेव के भी प्रोडिक्शंस हैं कि जो कोविड-19 की थर्ड वेव आएगी उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा सीवियर होगा, स्पेशली जो चिल्ड्रन सेगमेंट हैं, चाइल्ड है, उन पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करना विद गुड वैल्यू रियलाइजेशन मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट। और इसी आउटलुक को देखते हुए, इसी अनसर्टनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखते हुए हमने देखा भी था कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने, ब्रोकरेज हाउसेस ने इंडियन गवर्नमेंट को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के जो आउटलुक है ग्रोथ का उसको चेंज किया। जो फोरकास्ट थे, एंटिसिपेशन थे, वो चेंज किया और हम मैक्सिमम में देखें तो फोरकास्ट और जो आउटलुक है उसको रिड्यूस किया गया है, निगेटिव साइड का आउटलुक रखा गया। तो इन सबको देखते हुए कई सारे ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट का एक कहना है कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, बीईएमएल, पवन हंस एंड नीलांचल इस्पात लिमिटेड, और इसके साथ एलआईसी का भी जो आईपीओ प्लान किया गया है, इन सब में थोड़ी सी डिले हो सकती है। बट गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, अभी तो हमारे पास 3 क्वार्टर बचे हुए हैं एंड वी विल लाइक टू कंप्लीट दिस डाइवेस्टमेंट ड्राइव विद 1 और 2 मंथ डिले ओनली। भले अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है बट गवर्नमेंट इज़ क्वाइट होपफुल फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी एंड क्वाइट होपफुल फॉर द कर्व ऑफ इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस। अगर टारगेट की बात करें, क्या डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में रखा गया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने बजट में 1.75 ट्रिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है और लास्ट ईयर यही टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ के आसपास था जो कि रियलाइज कर पाई थी गवर्नमेंट। तो इन टोटल पिछले साल का भी शायद कैरी फॉरवर्ड करके इस बार का जो टारगेट है वो 1.75 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट करने का रखा है गवर्नमेंट ने थ्रू दिस डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव। तो गवर्नमेंट इज क्वाइट होपफुल फॉर कंप्लीटिंग दिस डिसइन्वेस्टमेंट लिस्टेड इन द बजट फाइनेंशियल ईयर 22, बट एक्सपर्ट्स आर कॉशियस अबाउट दिस completion or skeptical about this completion. तो let's see गवर्नमेंट क्या 1.75 ट्रिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट कर पाएगी फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर और
not. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. Scheme for MSMEs may be revamped. कोविड-19 सेकेंड वेव में इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज को लेकर के गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, इवन इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इंडियन गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों कोई इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज नहीं ला रही है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कि पिछले 1 साल से अफेक्ट हैं कोविड-19 की वजह से। हालांकि आत्मनिर्भर भारत में जो पिछली बार पैकेज आया था लास्ट ईयर इन कोविड सिचुएशन, उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने कुछ स्मॉल बिजनेसेस को एसेट गारंटी स्कीम लॉन्च करी थी उनको रिवैम्प करने के लिए। तो नाउ गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू एक्चुअली further increase the limit of this asset guarantee scheme to revamp this asset guarantee scheme more specifically for small business organization। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इंडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने तो इवन यहाँ तक आए कि इंडियन इकोनॉमी में अगर प्रॉपर इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाती है गवर्नमेंट तो इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं होगा, इकोनॉमी रिकवरी उसी स्पेस में कंटिन्यू रहेगी, उसी पेस में कंटिन्यू रहेगी जैसे कि स्टार्ट हुई थी लास्ट क्वार्टर में। और इसी वजह से कई सारी इवन रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी वेट कर रही हैं गवर्नमेंट के इस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का कि अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज कोई लेकर के आती है तो वो अपने जो ग्रोथ नंबर्स हैं, फोरकास्ट हैं, उनको उस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के बाद रिवाइज करेगी। और अगर गवर्नमेंट नहीं लाती है किसी भी तरह का एक अच्छा इकोनॉमिक पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, तो डेफिनेटली जो रेटिंग एजेंसीज हैं हो सकता है वो ज़्यादा डाउनग्रेड करे इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को, इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक को। इसीलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो लास्ट ईयर का जो आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट स्कीम लाई थी, बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें पर्सनल लोन प्रमोटर्स को दिया जा रहा था इन ऑर्डर टू मैनेज द स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ एमएसएमईज। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है क्या इसी क्रेडिट गारंटी स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है कि नहीं। द मनी इज इन्फ्यूज्ड बाय द प्रमोटर एज अ इक्विटी इनटू द बिजनेस। तो जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो लोन दिया जा रहा था, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जो लोन दे रहे थे कमर्शियल बैंक्स, बेसिकली वो पर्सनल लोन की तरह मिले, जैसे मैंने आपको बताया इट वाज अ पर्सनल लोन स्कीम जो कि प्रमोटर्स को दिया जा रहा था। प्रमोटर्स उसको एज अ इक्विटी इन्फ्यूज कर रहे थे बिजनेस में इन ऑर्डर टू मीट आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज इन ऑर्डर टू रीपे सर्टन लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। और अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख एमएसएमई जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, उनके लिए ये 20,000 करोड़ की विंडो या सबऑर्डिनेट डेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। क्यों रिमेंबर हमने डिस्कस भी किया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। और अप्रॉक्सीमेटली 1 जून तक इस पर्टिकुलर स्कीम को, क्रेडिट गारंटी स्कीम को कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल गया था। और May 14 रिसेंटली अगर अभी तक का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 68.39 करोड़ हैड बीन इशूड, जिसका बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 600 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो अगर हम ये कहें कि जितना पोटेंशियल गवर्नमेंट ने रखा था, जितना मनी एलोकेट किया था, उसके हिसाब से डिसइंबर्समेंट नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ एन ऑप्शन टू इंक्रीज दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम, टू रिवैम्प दिस एसेट गारंटी स्कीम फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो उससे क्या होगा, कोविड-19 की जो सेकेंड वेव से जो इम्पैक्ट आया वो भी उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट का जो पैसा 20,000 करोड़ का जो डेट, सबऑर्डिनेट डेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हालांकि बहुत सारे टेकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, मैंने कहा 2 लाख बेनिफिशियरीज गवर्नमेंट ने टारगेट किए थे, जिसमें केवल 600 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर क्रेडिट गारंटी स्कीम की फैसिलिटी अवेल करी थी। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि स्कीम के टेकर्स नहीं है, स्कीम के टेकर्स बहुत ज़्यादा हैं। और कमर्शियल बैंक्स को भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि नाउ दे कैन अप्रोच टू देयर बोरोवर्स जिन्होंने एक्चुअली लोन लिया था बेसिकली स्मॉल एमएसएमई सेक्टर में, और आपको लगता है कि उनका लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ बैंक हैज स्टार्टेड रीचिंग आउट टू कंपनीज वेयर अकाउंट्स आर लाइकली टू बिकम द एनपीओ। तो बैंक्स को भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो अगर बैंक्स एग्री करते हैं और बैंक प्रॉपरली रीच आउट करते हैं और डिमांड लगती है इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड करने की, तो गवर्नमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दे फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एज वेल।
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. NHAI's InvIT set to be launched next month. So finally, Infrastructure Investment Trust of the National Highway Authority of India is going to launched नेक्स्ट मंथ, और अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का डिले है. मतलब अगर हम बात करें तो पिछले साल जून के मंथ में इसको लॉन्च होना था, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, इनविट को, जो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो रही है. तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का डिले देखा जा रहा है. अगर इस प्लान की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, कई बार डिस्कस किया. आज आपका क्वेश्चन यही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इनविट होता है क्या और ये काम कैसे करता है. तो बेसिकली इस इनविट में गवर्नमेंट हाईवे ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 5,000 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान किया था. And the initial set of road to be offered via InvIT are part of the national corridors, providing the long-term prospects. And as per the senior official of NHAI, they are actually following the all due statutory process to launch this InvIT. And अभी के लिए 5 operational roads हैं, उनको monetize करने की बात चल रही है. अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फ्यूचर में 19 और प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा इस इनविट मॉडल के तहत, जिसके बाद NHAI अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ का फंड रेज करेगी थ्रू दिस platform. So NHAI invited is a platform to monetize road over the next 3 to 5 years. That's a good for high or net worth individual whosoever want to invest into NHAI InvIT. बेसिकली InvIT एक फंड रेजिंग टूल होता है, हम ये कह सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म है. लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इनविट इशू करा जाता है. इट्स अ मोड ऑफ रेजिंग फंड, और वी कैन से इट्स अ मॉडल फॉर रेजिंग फंड. तो फिलहाल के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इनविट लॉन्च किया है, और कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट जो हैं इसके पर्टिकुलर इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इनविट प्लेटफॉर्म के तहत मोनेटाइज किए जाएंगे, फंड उससे रेज किया जाएगा. और जनरली इसमें लार्ज वर्थ और लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ही इन्वेस्ट करते हैं. वाई? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म. जो भी प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में जनरेट होता है, एंड डेफिनेटली दे आर रिस्की. शॉर्ट टर्म जो गेन चाहते हैं उनके लिए ये इनविट नहीं होता. और आपको पता होगा कई बार मैंने बताया कि इनविट जो है वो सेबी रेगुलेट करती है, और इस पर्टिकुलर मॉडल के तहत असेट्स जो भी इनविट में प्लेस किए जाते हैं उसमें इन्वेस्टर का पैसा लगता है, और अगर वो असेट कोई भी इनकम जनरेट करते हैं तो डेफिनेटली दैट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर एज ए डिविडेंड. सो फिलहाल के लिए 5,000 करोड़ का फंड रेज करेगी NHAI थ्रू दिस इनविट प्रोसेस. लेटर ऑन 20 या 21 और प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे. 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 35,000 करोड़ का फंड रेज किया जाएगा थ्रू दिस मॉडल ऑफ फंड रेजिंग. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. अदानी becomes Asia's second richest after Ambani. So finally, thanks to a continued rise in the market capitalization of Adani Group companies in the realm of BJP, its promoter Gautam Ambani is now in the second richest Asian and 14th richest businessman in the world, followed by Mr. Ambani. इंडिया में जहाँ इतनी हाई इनइक्वालिटी है, वहीं इंडियंस आर बिकमिंग सो रिच. ईयर बाय ईयर अगर हम देखें तो लिस्ट में इंडियंस के नाम बढ़ते ही जा रहे हैं. और हम सबको पता है एशिया के जो अगर टॉप 10 रिचेस्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी is at number 1 position and followed by गौतम अंबानी. तो एशिया के टॉप 10 रिचेस्ट में शुरुआत के लिस्ट में 2 इंडियंस ही हैं. ऑल्दो अगर पिछले साल के कंपैरिजन करें, पिछले साल लास्ट ईयर उनकी डेटा या उनकी नेटवर्थ की कंपैरिजन करें तो उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली इन केस ऑफ मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुई है, और जो गौतम अदानी है उनकी जो नेटवर्थ है वो 32.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुई. तो अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, प्रमोटर हैं, फाइनली इज ऑन सेकेंड पोजीशन और सेकेंड रिचेस्ट एशियन इन एशियन रीजन. ओके, नाउ अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. COC रिजेक्ट्स NBCC रेजोल्यूशन प्लान फॉर JP इंफ्रा.
तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जेपी इंफ्रा की जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसका जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। आपको पता होगा किसी भी पर्टिकुलर जो भी कंपनी अगर रेजोल्यूशन में जा रही है तो उसकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर के बेसिस पर उसका रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। वोटिंग होती है इसमें, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सब तरह के जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं दे कम टुगेदर, पर प्लान के लिए वोटिंग होती है और वोटिंग के बेस पर रेजोल्यूशन डेट रेजोल्यूशन प्लान सेट किया जाता है। तो एनबीसीसी का जो रेजोल्यूशन प्लान था जिसमें हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो आई थिंक मंडे को ही डिस्कस किया था कि ट्यूसडे को, जिसमें हमने कहा था कि जेपी इज़ नाउ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सुरक्षा एआरसी। सो फिलहाल के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया है। जेपी इंफ्राटेक इज एक्चुअली करंटली नॉट गोइंग विद सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और इस पर्टिकुलर जो भी प्लान है रेजोल्यूशन का अब इस पर वोटिंग होगी। सो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑन थर्सडे रिजेक्टेड द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय गवर्नमेंट ओन एनबीसीसी फॉर जेपी इंफ्रा एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड दिस पर्टिकुलर प्लान टू सेंड फॉर वोटिंग। तो लेट्स सी वोटिंग में क्या होता है। सुरक्षा एआरसी को जेपी इंफ्रा मिलती है क्या, अदरवाइज कुछ और प्लान सेटअप होता है जेपी इंफ्रा के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेल्फ यूज कोविड-19 किट टू बी अवेलेबल एट स्टोर फॉर ₹250। कोवी सेल्फ आप सबको पता है बेसिकली एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जो कि 15 मिनट में रिजल्ट बता देती है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोविड-19 से इन्फेक्ट है कि नहीं। और किसी भी कंट्री में पैंडेमिक को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा एक जो हथियार होता है वो होता है टेस्टिंग। जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चला कितने कोविड इन्फेक्टेड हैं, कितने पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्टेड हैं, क्या रिकवरी रेट है, क्या इन्फेक्शन रेट है। तो टेस्टिंग गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑन एनी वायरल डिजीज। और इंडिया में आपको अगर याद हो तो इनिशियली प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, टेस्टिंग लैब्स नहीं थी। हालांकि इंडिया ने इस चीज़ को बहुत ही सिग्निफिकेंटली अचीव किया और अपनी टेस्टिंग सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो लेबोरेटरीज ने, कंपनीज ने सिग्निफिकेंटली और बहुत ही स्पीड में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इंक्रीज किया। अब फिलहाल के लिए आईसीएमआर ने नोट दे दी है मेल लैब की किट को। ये किट कोविशील्ड के नाम से मार्केट में अवेलेबल होगी, अप्रॉक्सीमेटली ₹250 में अवेलेबल होगी। और जिस इट्स अ रैपिड एंटीजन टेस्ट। डेफिनेटली इट्स नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इंडिविजुअल कैन अज्यूम दैट दे आर either infected by COVID-19 or not, they can go for further confirmatory test। अगर ये कोविशील्ड की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि इंडिविजुअल कोविड से इन्फेक्ट हो। हालांकि इस समय तो टेस्ट की एफिकेसी को लेकर के, इफेक्टिवनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। बट फिलहाल के लिए कोविशील्ड विल बी अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹250 पर किट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FM2CCI इंश्योर मार्केट प्रोसेसेस नॉट अंडरमाइंड। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिए हैं कि अब इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की फेज पर आ चुकी है। पैंडेमिक के बाद जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिज्यूम हो, एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी, तो देयर शुड बी एक्स्ट्रा केयर दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नीड टू अबाइड बाई, कि भाई कोई ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो मार्केट में जिससे कि कंपटीशन को कोई नुकसान हो, मार्केट प्रोसेस अंडरमाइन हो, कोई अनएथिकल एक्टिविटीज़ माल प्रैक्टिसेस यूज़ हो। क्योंकि इस समय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं और हो सकता है कि जो अदर डोमिनेटिंग फॉरेन कंपनीज हैं या मे बी जो डोमिनेटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को मार्केट में लीवरेज करें और इन छोटे छोटे बिजनेस को, मीडियम और स्मॉल स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वाइप्ड आउट कर दें मार्केट से अनड्यू कॉम्पिटिशन से। तो कॉम्पिटिशन अफेक्ट होगा, मोनोपोली जनरेट होगी एंड डेफिनेटली मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमर इन अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिए हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट no omission or commission result in undermining the market process। proper healthy competition market में maintain रहे, fair competition market में maintain रहे all across the sector। ऐसा ना हो कोई भी anti competitive malpractice या unfair trade practice use करी जाए in order to impact the competition situation in India। competition commission of India हम सभी को पता है बेसिकली रेगुलेट करता है कि कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस या ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस या अनफेयर कंपटीशन ना हो मार्केट में, इससे कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को अनड्यू एडवांटेज मिले ओवर द अदर मार्केट प्लेयर्स और इवेंचुअली
कंज्यूमर को उससे नुकसान होता है अगर मोनोपोली होती है या कोई अनड्यू कंपटीशन होता है. इनिशियली कंज्यूमर को लगता है ओके आई एम गेटिंग प्राइस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, बट लेटर ऑन जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली होता जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइस डिक्टेटर बन जाता है और उस समय उसके पास एक अनड्यू पावर आती है. दैट इज वाई इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू मैनेज द कॉम्पिटिशन विद इन द मार्केट. तो जिसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने CCI को डायरेक्ट किया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you have any query and suggestion, you can write in comment section. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, Researchgate, Facebook, Instagram. Students, you are not writing the answer. Please write the answer rather than writing thanks and any other thing. If you write the answer, it would give good vibes and motivation to me. So please write the answer and hit the like button, share and subscribe. Thank you so much.